हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए जो हमारी साइंस की एक क्लास की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का लेकर आए नेक्स्ट वीडियो। अभी तक जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने बात की थी फिजिक्स के चैप्टर की स्थिर विद्युत आवेश एवं विद्युत धारा। तो उस चैप्टर में, उस वीडियो में हमने आपको स्थिर विद्युत आवेश वाला जो पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट करा दिया था। आज की वीडियो में हम बात करते हैं विद्युत धारा की। क्या होती है विद्युत धारा? देखिए, विद्युत धारा की एक नॉर्मल सी जो डेफिनेशन है, अगर आपने इंटर लेवल पे कहीं भी फिजिक्स पढ़ी है, हाई स्कूल में भी पढ़ी है, तो यह डेफिनेशन आपको जरूर याद होगी। क्या? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या है डेफिनेशन हमारी? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन रियल में होता क्या है? होता यह है कि अगर हम बात करें किसी भी पदार्थ में, किसी भी वायर में, अगर हम सीधे इलेक्ट्रिक वायर की ही बात कर लें, तो हर पदार्थ में हम जानते हैं हमारे पास क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? वो किसी भी दिशा में अनियमित तरीके से मूव करते हैं, गति करते हैं। एक क्षण इधर मूव किया, अगली बार इधर, फिर कहीं इधर, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। अगर हम ऐसे इलेक्ट्रॉनों पर एक निश्चित दिशा में एक निश्चित बल लगा देते हैं, सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन था, अगर हमने इस पर एक निश्चित डायरेक्शन में एक निश्चित बल लगा दिया, तो क्या हो जाता है? ये जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, वो एक निश्चित, जो भी हम बल लगाते हैं, सपोज करिए हमें इस डायरेक्शन में हमने एक बल लगा दिया निश्चित दिशा में, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या होगा? अनियमित गति को छोड़कर उस बल की दिशा में मूव करता है। क्या है? इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे पास था, उसमें अगर हम एक निश्चित दिशा में कोई निश्चित बल लगा देते हैं, तो हमारा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो उस बल की दिशा में मूव करने लगता है। अगर हम देखिए, हमने यहाँ से एक बार बल लगाया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, फिर हमने वापस बल लगाया, थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन फिर आगे बढ़ा, और इसी तरीके से अगर कंटिन्यू बल लगता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में कंटिन्यू वे में मूव करना स्टार्ट कर देता है, एक डायरेक्शन में मूव करता रहता है। इससे अगर हम क्या करते हैं, अगर हम मान लें कि हमने किसी इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगाया, फिर इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में बल लगाया, थोड़ी देर बाद वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, और जब तक वो बल लगता रहता है, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे धीरे धीरे इसी बल की दिशा में मूव करने लगता है। हम कह सकते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को इस स्थान से लेके और यहाँ तक क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया। मतलब हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, जहाँ पे घूम रहा था, उस पर अगर हम कोई निश्चित बल लगा देते हैं, तो वो क्या होता है? बल की दिशा में मूव करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। और चूंकि हमारा जो कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी अगर हम पदार्थ की बात कर लें या वायर की ही बात कर लें, तो उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम बल लगाते हैं, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन पे नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पर लगता है। तो जिससे क्या होता है, जो हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो उस बल की दिशा में उसी हिसाब से स्थानांतरित होते हैं, मूव करते हैं, और उसी बल की दिशा में धीरे धीरे मूव करके स्थानांतरित होने लगते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे कि हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉनों का कर दिया स्थानांतरण। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरी जगह पे पहुंच गया, तो ये क्या होगा? स्थानांतरण हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। अब अगर हम किसी धातु खंड में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा से ज्यादा जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उन पर जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा? वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं कंटिन्यूसली। जब वो एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। और चूंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन होता है एक ऋण आवेशित कण या निगेटिव चार्ज पार्टिकल। हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या होता है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक आवेशित कण है, क्या है? आवेशित कण है। तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमने एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन की बात खत्म, अब हम सीधे सीधे आवेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो जब हमने नेगेटिव चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया, तो ये जो हमारी प्रोसेस हुई, यहाँ से यहाँ तक की जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की, इसको क्या कहेंगे? विद्युत धारा। क्या है हमारी विद्युत धारा की परिभाषा? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि आवेश किस तरीके से प्रवाहित होता है। किसी भी पार्टिकल में, अगर हम किसी भी पदार्थ में अगर हमारे अंदर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है या पॉजिटिव चार्ज, ये कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ही मूव कराएं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कोई भी होता, प्रोटॉन होता, तो वो भी मूव करता। अगर हम वो फ्री रूप से घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और वो अगर मुक्त रूप से घूम रहा है, उस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा? वो उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब वो उस फोर्स के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो हम क्या कहेंगे कि हमने जो आपका
आवेश था, चार्ज था, उसको क्या किया, चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हमारा चार्ज था वो फ्लो हो गया। जब हमारा चार्ज फ्लो हो गया तो यही हमारी विद्युत धारा की परिभाषा है। क्या है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हमारे जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहे हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम विद्युत धारा का फार्मूला निकालना चाहें तो क्या होगा, आवेश मतलब क्यू कूलाम आवेश को, प्रवाह की दर मतलब कि प्रति सेकंड, आवेश प्रवाह की दर, इसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा को हम कहाँ से डिनोट करते हैं, आई से, करंट को कहाँ से डिनोट करते हैं, आई से। तो इस प्रकार से क्या है कि आवेश प्रवाह की दर, जो हमारा आवेश था उसको प्रवाह करने की दर या प्रति सेकंड में जिस तरीके से फ्लो कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे करंट या विद्युत धारा। अगर यहाँ से हम मात्रक की बात करें तो इनका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक हम जानते हैं होता है कूलाम, और जो समय का मात्रक होता है यहाँ पे प्रति, और यह समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो हमारे पास यहाँ से विद्युत धारा का मात्रक कौन सा हो गया, क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकंड। इसका एक और मात्रक होता है उसे हम कहते हैं एम्पियर। तो उम्मीद करते हैं आपको विद्युत धारा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या है कि आवेश प्रवाह को या किसी भी पदार्थ में जो नेगेटिव या चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको अगर हम उन पर हम कोई फोर्स लगा के फोर्स अप्लाई करते हैं और वो उस फोर्स के डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उस पदार्थ में या उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। लेकिन अब बात करते हैं सबसे बड़ी कि क्या केवल इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से ही करंट फ्लो हो जाती है किसी भी पार्टिकल में, किसी भी वायर में, किसी भी पदार्थ में? क्या केवल इलेक्ट्रॉन के ही फ्लो होने से करंट फ्लो होती? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बस फर्क इतना है कि वो पार्टिकल कैसा आपका पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अगर किसी वायर में या मेटल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं, क्या या तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो हो रही या वो नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो हो रही। क्योंकि हमारे पास क्या क्या कहा गया, आवेश प्रवाह की दर। आवेश क्या होता है, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। जो हमारा चार्ज होगा या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर करंट के थ्रू, अगर समझ के लिए थोड़ी देर के लिए हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और उस पर हमने अगर क्या किया, करंट फ्लो की, तो वो भी धीरे धीरे इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो इससे भी हमारे जो है वो करंट फ्लो हो जाती है। लेकिन दोनों करंट में अंतर क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर आपका इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से हमारा जो करंट फ्लो होता है, तो जो हमारी जो करंट की जो फ्लो होने की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो इसके अपोजिट होती है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारी जो करंट फ्लो होगी वो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो करंट, अगर किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स जो है लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो उस वायर में जो करंट होगी वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगी। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो हो रही तो करंट की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। तो ये मेनली अंतर होता है दोनों चार्ज में, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में, कि अगर जो आपकी करंट है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो हो रही है तो वो क्या होगी, लेफ्ट टू राइट ही मूव करेगी जिस डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव चार्ज फ्लो होंगे। लेकिन अगर जो हमारी जो करंट है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से फ्लो हो रही है तो उस करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी किसके, जिस डायरेक्शन में हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा अंतर हो गया आपका कि करंट फ्लो होने का। करंट फ्लो होने के लिए ये कंपलसरी नहीं कि केवल इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही करंट का फ्लो हो। करंट दोनों तरीके से फ्लो हो सकती, बस फर्क होता है तो केवल और केवल उनकी डायरेक्शन का। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद कि करंट के प्रकार क्या होते हैं या विद्युत धारा के प्रकार क्या होते हैं। विद्युत धारा के प्रकार, देखिए विद्युत धारा के हमारे पास दो प्रकार होते हैं। पहली होती है प्रत्यावर्ती धारा। हो सकता है आपको ये हिंदी में नाम सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन जब इनके हम नाम आपको अभी इंग्लिश में बताएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी होती है दिष्ट धारा। तो पहली जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, या क्या कहते हैं शॉर्ट में एसी। और जो आपकी दिष्ट धारा होती है इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी। तो ये होते हैं हमारे विद्युत धारा के दो प्रकार, क्या, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट।
तो क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा? सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। विद्युत धारा इस प्रकार में, जो विद्युत धारा इसमें जो फ्लो होती है वो क्या होती है, एक समय के साथ उसका जो परिमाण और दिशा वो है दोनों ही बदलती रहती है। अगर हम बात करें परिमाण और दिशा की, तो जो विद्युत धारा होती है अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा, वो लगभग इस तरीके से फ्लो करती है। क्या होती है, एक बार में परिमाण कुछ दूसरा, फिर तो अगले ही सेकंड में इसका जो परिमाण होता है वो बदल जाता है, दिशा और जो बदल जाती है प्रत्यावर्ती धारा की, अल्टरनेटिंग करंट की। तो इस प्रकार की जो करंट फ्लो होती है इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन हम जब डायरेक्ट करंट की बात करें कि क्या होती है डायरेक्ट करंट या डिस्क धारा, तो उसमें जो विद्युत धारा का है उसमें जो दिशा है वो इसकी स्थिर रहती है और उसका जो मान है वो भी बिल्कुल लगभग स्थिर रहता है। तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती है कि उसमें दिशा भी नहीं बदलती और परिमाण भी विद्युत धारा का नहीं बदलता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा के दो प्रकार हैं आपके पास, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जिसे डीसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जिसे एसी कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे विद्युत धारा के विभिन्न स्रोतों के बारे में। तो देखिए विद्युत धारा के हमारे पास दो स्रोत होते हैं, एक होता है विद्युत सेल और एक होता है जनित्र। विद्युत सेल और जनित्र, जनित्र को हम क्या कहते हैं हिंदी में जनरेटर, वो इंग्लिश में क्या कहते हैं जनरेटर, और विद्युत सेल मतलब इलेक्ट्रिक सेल। क्योंकि विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल एक इस तरीके की युक्ति होती है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्या होता है, विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और जो विद्युत सेल होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल में क्या होता है कि ऐसे सेल जिनको एक ही बार उपयोग में लाया जा सके और क्या पुनः चार्ज करके दोबारा उनका उपयोग ना किया जा सके, ऐसे सेल को कहते हैं प्राथमिक सेल। क्या होता है प्राथमिक सेल की ऐसे सेल जिनका उपयोग हम एक ही बार कर सकते हैं और उनको पुनः प्रयोग करके उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके देखिए एग्जांपल दे रखे लैग्रांज सेल और शुष्क सेल। देखिए आपने देखेंगे हमारे घरों में जो टॉर्च वगैरह हम यूज करते थे पुराने टाइम में, आज भी यूज करते हैं। घड़ी वगैरह में जो सेल बनते हैं, रिमोट के जो सेल होते हैं वो इसी प्रथम प्रकार के ही होते हैं, प्राथमिक प्रकार के सेल। क्यों? उनका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो क्या हो जाता है उसके बाद हम दोबारा उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। और उसमें आप देख सकते हैं उसमें क्या होता है, एक अगर आप उससे सेल को फोड़ते हैं तो उसमें अंदर एक रसायन तरीके का भराता है और उसी रसायन से हम क्या करते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका प्राथमिक सेल। अब बात करते हैं द्वितीयक सेल की, कि द्वितीयक सेल क्या आता है। तो ऐसे सेल जिसको क्या करते हैं, जिसको बार बार उपयोग में लाया जा सके तथा चार्ज किया जा सके, द्वितीयक सेल कराते हैं। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, बार बार उन्हें चार्ज करते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे सेल को हम कहते हैं विद्युत सेल, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में देखिए हमारे पास सीसा संचायक सेल और सौर सेल आते हैं। अब हम बात करते हैं कि द्वितीयक सेल में कौन कौन से, जैसे हमारा क्या होता है बैटरी होती है, 6 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, या इन्वर्टर के साथ जो बैटरी यूज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं विद्युत सेल में द्वितीयक प्रकार के सेल। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें जो भी हम लिक्विड भरते हैं H2SO4 का एसिड का यूज करते हैं, क्या होता है एक बार डाइल्यूट हो जाता है, फिर हम उसे चार्ज करके कंसंट्रेट कर लेते हैं, फिर वापस में वो प्रोसेस चलती रहती, फिर मतलब उसका हम बार बार चार्ज करके उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो सेल होते हैं वो होते हैं हमारे द्वितीयक सेल। इस टॉपिक में आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें दे रखा है वो है क्या, जनित्र या जनरेटर। तो क्या होता है जनरेटर के बारे में जान लेते हैं। जनरेटर क्या होता है, ये एक इस तरह की युक्ति होती है जिसमें क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम किया जाता है। क्या करते हैं जनरेटर के द्वारा, जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा होती है, मशीनी ऊर्जा होती है, उसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो हमारा विद्युत मोटर होता है वो क्या होता है, विद्युत मोटर हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में प्रयोग करता है। विद्युत मोटर और जनरेटर में बस इतना ही फर्क होता है, सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि आपको जो विद्युत ऊर्जा होती है, जो विद्युत मोटर होता है उसमें क्या होता है, हम उसमें पहले लाइट के थ्रू कुंडली को घुमाते हैं, घुमाने के बाद जो है हमें कहीं ना कहीं कूलर की हवा होती है, जो पंखा होता है, उस तरीके से जो हवा जो यूज हम उसका करते हैं वो एक तरीके से यांत्रिक ऊर्जा होती है जो हमें मिलती है। तो विद्युत मोटर और जनरेटर, उम्मीद करते दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। जनरेटर में क्या था, जनरेटर में हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे थे, और जो हमारा विद्युत मोटर था उसमें क्या था, विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसका विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखिए हमारे पास डेफिनेशन है कि किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा बल, किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा बल जो किसी चालक
या परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को स्थापित करता है। क्या है? किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा बल जो किसी चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या है? अगर किसी भी परिपथ में हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए जो विद्युत परिपथ में या विद्युत ऊर्जा का उत्पादक जो उपकरण होता है उसके द्वारा उत्पन्न किया जो बल होता है, एक तरीके से जब किसी परिपथ में, अभी हमने आपको क्या बताया था विद्युत धारा के केस में कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मूव करने के लिए एक फोर्स हम लगाते हैं, तो उस फोर्स को उत्पन्न करने के लिए या जो हम फोर्स कहते हैं मोटे तौर पे उसे ही हम कह सकते हैं विद्युत वाहक बल। अगर हम किसी सेल की बात करें, किसी सेल में इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ ले जाने के लिए जो बल का जो मतलब, अगर हमारा जो सेल होता है उसमें दो सिरे होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो उस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को निगेटिव से पॉजिटिव सिरे की तरफ ले जाने के लिए जितना हमें बल लगाना पड़ता है, जितना काम करना पड़ता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्या है? किसी भी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण या किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ता है, जितना बल लगाना पड़ता है, उस बल को ही हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की, प्रतिरोध। अब हम बात सर करते हैं प्रतिरोध की। सीधे बात करते हैं कि क्या होता है प्रतिरोध। शब्द का मतलब समझते हैं तो क्या आता है? अगर किसी परिपथ में किसी भी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती तो क्या होता ऐसा है कि हम जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जितनी हम धारा एक सिरे से प्रवाहित करते हैं उतनी पूरी धारा दूसरे सिरे तक नहीं पहुंचती है। क्या आता है? जो हमने धारा यहाँ से अगर जो प्रवाहित करते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक, उतनी ही धारा नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि उस चालक में क्या काम करता है? बीच में प्रतिरोध, मतलब कहीं ना कहीं जितनी हमने धारा भेजी उतनी नहीं पहुंची, तो मतलब क्या है कि धारा के मार्ग में कहीं ना कहीं पे अवरोध उत्पन्न हुआ, तो इस अवरोध को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या होता है कि आप देखिए यहाँ पे लिखा, किसी चालक के सिरों का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात जो है वो सदैव नियत रहता है। वो क्यों नियत रहता है? क्योंकि उसके बीच में कहीं ना कहीं पे एक प्रतिरोध काम करता है। अगर हम बात करें किसी भी चालक में प्रवाहित, चालक के सिरों पर का विभवांतर भी है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का है जो आई है, उसका जो अनुपात है वो क्या है? हमेशा एक नियत रहता है। नियत मतलब कांस्टेंट वैल्यू होती है। और जब ये करें कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम क्या कहते हैं? नियत कहते हैं। कांस्टेंट वैल्यू होती है तो इस नियत को हमने मान लेते हैं और आर, और इसी आर को हम क्या कहते हैं? इसी आर को हम कहते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या हो जाता है? उस विद्युत धारा के प्रवाह को करने में जो बीच में अवरोध उत्पन्न होता है, धारा के विपरीत जो कार्य करता है, धारा को रोकने का जो कार्य करता है, उससे हम कहते हैं प्रतिरोध। और ये प्रतिरोध क्या होता है? उसमें उसके सिरों का जो विभवांतर होता है और उसके बीच जो धारा प्रवाहित की जाती है, उन दोनों का एक अनुपात होता है जो कि एक कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसे आर से डिनोट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है प्रतिरोध। अब हम बात करेंगे इसके आगे ओम का नियम। क्या होता है ओम का नियम? कि यदि किसी परिपथ में, यदि किसी चालक की जो भौतिक अवस्था है और जैसे आपकी ताप और दाब अगर वो कांस्टेंट रहती, वो स्थिर रहती, तो क्या होती? तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होता है? अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था का टेम्परेचर और प्रेशर इनको हम कांस्टेंट कर दें तो क्या होता है? तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है वो चालक पर लगाए गए चालक के सिरों पर जो हम विभवांतर लगाते हैं उसके अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कि जो हमारा विभवांतर होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके? आई के। अगर हम यहाँ से जो हमारा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, अगर हम इसे हटाते हैं तो क्या होगा? हम जानते हैं जब इसे हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं और उसके साथ आता है एक कांस्टेंट जो से हमने लिख लिया आर। क्या है? एक कांस्टेंट लिया है, एक जिसे लिख लिया आर। यहाँ पे अगर हम आई कैपिटल ले लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो हम एक कांस्टेंट यहाँ पे लेके आए आर, तो यहाँ से V इक्वल टू आई आर, ये हो जाता है हमारा ओम का नियम, या मेन जो हमारा नियम होता है वो यही होता है V प्रोपोर्शनल टू आई। अब जो प्रोपोर्शनल का मार्क हटाते हैं तो यहाँ पे हम लेते हैं आर, और आर क्या होता है? आर एक होता है नियतांक, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध।
यही होता है हमारा प्रतिरोध R, जो क्या करता है, जो हमारे जो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा था उसको थोड़ा अफेक्टेड करता है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन की। तो जो हमारा प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार? एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की। किस चीज का? प्रतिरोधों का। तो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज में। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे प्रतिरोध होते हैं, दो तीन चार जो भी प्रतिरोध होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक सीरीज में संयोजित कर देते हैं। जैसे हमने मान लिया अगर एक प्रतिरोध है ये, तो उसको हम अगर सीरीज में संयोजित करें, ये हमने 3 प्रतिरोध लिया और उनको हमने क्या किया, सीरीज में संयोजित करते हैं। जब हम प्रतिरोधों को सीरीज में संयोजित करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा पहला वाला प्रतिरोध होता है इसके क्या होंगे, 2 सिरे होंगे, एक ये सिरा है, ये सिरा है। तो पहले वाले प्रतिरोध, इसको हमने R1 मान लिया, तो पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और अगले वाले प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वो क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे। जब सीरीज में इन्हें हम क्या करते हैं, जब हम प्रतिरोधों को सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज जो प्रतिरोध का पहला सिरा होता है, पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, मतलब इधर वाला दूसरे वाले प्रतिरोध का पहला सिरा इधर आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसी प्रकार बीच वाले प्रतिरोध पे जाएंगे तो इसका दूसरा सिरा और अगले वाले प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो ये जो होता है क्रम होता है, ये हमारा आता है श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का क्या हो जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। और फिर हम क्या करते हैं, इन प्रतिरोधों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ये हमारे पास एक बैटरी है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्रतिरोध है, तो इसमें इनके बीच जो इन दोनों प्रतिरोधों के सिरों का जब विभवांतर होगा वो भी अलग होगा। इसका अगर हम V1 है, ये V2 है और ये V3 है। अब हम बात करते हैं, जब ये हमारा एक फिगर बनके तैयार हो गया किस चीज का, श्रेणी क्रम संयोजन के परिपथ का। अगर हम यहाँ से ओम्स लॉ की बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा B प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ होता है हमारा B प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन यहाँ पर देखें क्या है कि हमने जो प्रतिरोध थे, 3 प्रतिरोध R1, R2, R2, R3 को क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। अब क्या है कि इसमें जो करंट फ्लो होगी, यहाँ से अगर हम बात करें, इधर से हमारे पास एक करंट फ्लो किया जाएगी, तो यहाँ से I करंट फ्लो होगी। तो जो करंट फ्लो होगी इस वाले प्रतिरोध में, इसमें और इसमें, तीनों प्रतिरोधों में समान करंट ही फ्लो होगी हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, तीनों प्रतिरोधों का अगर हम विभवांतर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए V1 क्या हो जाएगा हमारे पास, V1 हो जाएगा I और R1। क्योंकि दोनों में हमारे पास जो करंट थी वो इक्वल हो रही है, तो दूसरे प्रतिरोध के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए विभवांतर जो हो जाएगा उसके सिरों का विभवांतर वो IR2 और ऐसे इसी प्रकार तीसरे के लिए IR3। ये कहा जाएगा तीनों प्रतिरोधों के लिए हमारे पास उनके तीनों प्रतिरोधों के सिरों का जो विभवांतर हो जाएगा वो V1, V2, V3 क्या हो जाएगा, IR1, IR2, IR3। तीनों में जो हमारी I थी वो कांस्टेंट थी। क्यों? क्योंकि जो I है वो हमारे पूरे परिपथ में एक बिल्कुल सेम सिमिलर ही प्रवाहित हो रही है। अब क्या है, अगर हम बात करते हैं क्योंकि हमारे पास जो बैटरी है, अगर हम इस पूरे परिपथ के दोनों सिरों की बात करें कि इस सिरे और ये सिरे, इन दोनों सिरे पर जो टोटल हमारा विभवांतर लग रहा है वो कितना लग रहा है, V लग रहा है। अगर टोटल विभवांतर V लग रहा है तो V हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इस टोटल V का मान क्या होगा, V1, V2, V3, इनको हम आपस में ऐड कर दें, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारा पूरा कुल प्रतिरोध है V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर यहाँ से हम वैल्यू पुट अप कर दें तो V1 की वैल्यू क्या है, IR1, IR2 प्लस IR3। और यहाँ से अगर हमने I कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए इसके आगे यहाँ से क्या, ये I हम B के नीचे ले आए, ये हमारे पास हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए B अपॉन I, अगर हम इसकी बात करें, ओम्स लॉ की बात करें, ओम्स लॉ से क्या होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से V प्रोपोर्शनल टू I, या यहाँ से क्या आ जाता है V इक्वल टू IR। तो अगर हम यहाँ से R की वैल्यू निकालते हैं वो क्या आ जाती है, V अपॉन I। तो यहाँ से V अपॉन I क्या हो गया, R। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं तो उनका जो कुल प्रतिरोध होता है वो उनके अलग अलग प्रतिरोधों के मान के
बराबर होता है, इसे ही कहते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में या आ गया हो। इसमें क्या आता है, जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो उन अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद दूसरे प्रकार के संयोजन की। जो दूसरा संयोजन होता है उसको हम कहते हैं समांतर संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे प्रतिरोध हैं वो आपस में सीरीज में न लग के समांतर क्रम में संयोजित होंगे। अब देखिए क्या है, अब हमारे पास जो प्रतिरोध थे हमने मान लीजिए कोई 3 प्रतिरोध दे रखे हैं इस तरीके से, इनको अब हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। ये हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, इनके सबके 2-2 सिरे हैं। अब हमें क्या करना है, इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करना है। ये देखिए हमने सारे प्रतिरोधों को क्या किया, पैरेलल तरीके से आपस में कनेक्ट कर दिया है। तीनों प्रतिरोध हो गए R1, R2 और R3। अब हम क्या करेंगे, इनके सिरों को बैटरी से जोड़ देंगे। अब देखिए इस वाले परिपथ में, अब देखिए यहाँ पर क्या हमने क्या किया, प्रतिरोधों को क्या कर दिया, संयोजित कर दिया किसमें, समांतर क्रम में। तो इसमें क्या किया, इसमें क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के जो पहले सिरे वो आपस में कनेक्टेड और दूसरे वाले सिरे वो तीनों आपस में कनेक्टेड है एक तरीके से। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इस परिपथ में जब हम करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ से करंट जाएगी I, लेकिन जब यहाँ से करंट आगे बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, इसमें जो करंट जाएगी वो क्या हो जाएगी I, इसके लिए जो आ जाएगी I1, इसमें I2 और इसके लिए I3। यहाँ पे जो क्या है, आपकी जो करंट है वो तीनों में अलग अलग जाएगी, क्योंकि यहाँ से करंट जाएगी तो ऊपर वाले में कुछ और, नीचे वाले में कुछ और बिल्कुल नीचे वाले में कुछ और करंट होगी। लेकिन इसके जो सिरों का विभवांतर है वो क्या होगा, वो B है, वो सब में इक्वल रहेगा। क्यों, क्योंकि पूरा जो सिरे है इन्हीं दो के बीच विभवांतर लग रहा है। जो विभवांतर है सिरों के बीच वो क्या है, B है। अब हम बात करते हैं यहाँ से, अगर I की बात करें तो I1 यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर पहले वाले प्रतिरोध में जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, V=IR होता है। या अगर हम सीधे सीधे विभवांतर की ही बात कर लें कि दोनों हर प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा, तो पहले वाले में क्या होगा, V=I1 और R1, क्योंकि यहाँ पे करंट भी लगा है प्रतिरोध भी। दूसरे वाले के लिए हमारे पास I2 और R2 और तीसरे वाले के लिए हमारे पास I3 और R3 हो जाएगा। क्या है कि पहले वाले प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर भी, दूसरे वाले पे का भी विभवांतर भी और तीसरे के लिए भी विभवांतर भी। अगर यहाँ से I1 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, V/R1। I2 की वैल्यू निकालें तो V/R2 और I3 की वैल्यू निकालें तो V/R3, ये हो जाएगी। लेकिन जो हमारा जो परिपथ है, पूरा सर्किट है, जो उसमें जो टोटल करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, टोटल करंट जो हमारे पास है वो क्या होगी, I होगी। क्योंकि यहाँ से हमने I धारा प्रवाहित की, जहाँ पे जाके विद्युत धारा तीनों अलग अलग हो गई। लेकिन ये देखिए आगे जाके ये सारी करंट यहाँ जाके एक ही जगह पे नहीं लेंगी, और जो नीचे आके हमारे पास जो करंट फ्लो होके आएगी वो फिर से जो टोटल करंट होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। मतलब जो करंट हमने यहाँ से फ्लो कराई थी वो तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग जा गई और आगे जाके फिर वो पुनः एक में मिल गई। तो अगर पूरी जो टोटल करंट होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए टोटल करंट हमारे पास I होगी, I=I1 प्लस I2 प्लस I3। और यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो I1, I2, I3 क्या आ जाए, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। यहाँ से देखिए V ऊपर से कॉमन आ जाएगा, नीचे यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचा। और ये अगर हमने V ट्रांसफर कर दिया I/V तो ये हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके बाद देखिए ये I/V ओम्स के लॉ से हमारे पास क्या था, V=IR।
अगर हम आई अपॉन बी करें तो इसको इसके नीचे ले आए तो ये यहाँ पे इसके नीचे, तो ये 1 अपॉन आर बराबर आई अपॉन बी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन आर बराबर आ जाएगा 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3। तो ये हो गया हमारा समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है, जब किसी परिपथ में प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो आपका क्या हो जाता है, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्या होता है, उसका जो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब जो हम बात करेंगे इसके आगे टॉपिक्स की, देखिए हमारा जो चैप्टर था इसमें लगभग सारे टॉपिक खत्म हो गए। अब हमारे पास जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है विद्युत धारा के प्रभाव। क्या है, विद्युत धारा के क्या क्या प्रभाव होते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे ऊष्मीय प्रभाव। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, वो चालक धीरे धीरे गर्म हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे ऊष्मा उसमें आती है और वो गर्म हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसका देखिए बहुत बड़ा उपयोग होता है। इसे हमारा जो विद्युत बल्ब होता है वो भी विद्युत धारा के बाद धीरे धीरे गर्म होके उसका जो टंगस्टन लगा होता है वो चमकने लगता है। हमारी जो घर में प्रेस होती, आयरन होती, वो भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही काम करती है। धीरे धीरे जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक उसमें जो नीचे एलिमेंट लगाता है वो गर्म हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। तो क्या होता है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो चुंबकीय प्रभाव के कारण जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इसे ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस थ्योरी पे हमारे पास आपकी जो विद्युत घंटी होती है, टेलीफोन है, पंखा है, मीटर वगैरह, ये सारी चीजें हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती हैं। इसके बाद बात करते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या आता है। तो जब किसी विलयन में, जब किसी सोल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या रहता है, विलयन का अपघटन हो जाता है। जो विलयन होता है वो अपघटित हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो विलयन में अपघटन होता है तो ये जो प्रोसेस होती है इससे कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसका उपयोग किया गया था जब देखिए हम धातुओं का निष्कर्षण में हमने एक विधि पढ़ी थी, धातुओं का शोधन विद्युत अपघटनीय विधि। तो उसमें ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का ही उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया आपके विद्युत धारा के प्रभाव। तो और इसी के साथ आपका जो चैप्टर था फिजिक्स का ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आपके केवल 2 चैप्टर बचे हैं बायो के से रिलेटेड, उन पर भी डिस्कस आने वाले वीडियोस में किया जाएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे आने वाले हर वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।